पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रही गतिविधियों जिसमें कि लाडली बहना योजना है और अन्य योजनाएं शिवराज सिंह जो कि मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, योजनाएं स्वागत योग्य होती हैं। प्रत्येक योजनाओं का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और इस योजना का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना के पीछे एक अगर बड़े भविष्य निर्माण के बारे में सोचा जाए तो इससे भी बड़ी चीज़ें उपलब्ध हो सकती थी। इस 1000 का हिसाब आपने लगाया है, 140 करोड़ महिला सॉरी 1,40,00,000 महिलाओं को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आप इसका गुणा करो, पहले इसका गुणा करेंगे 10,000 करोड़ रुपए लोन ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार आरबीआई से। 3 किस्तों में ये लोन मिलेगा, तो ये जो लोन है ये हमारे हिस्से ही तो आएगा। जो शिक्षा व्यवस्था में कल 500 में नामांकन होते थे, आज 2,000 रुपये उनके लगे, यही तो है। शिक्षा पर मार पड़ी है इससे। एक और केंद्र सरकार में पदस्थ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना समाज के लिए घातक है, और दूसरी ओर एमपी में ही भारत में एमपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। देखिए, भारत का जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। अगर अपने और अंदाज वाली भाषा में बोले तो दिल कहा जाता है। ये भारत का दिल है और दिल में इतने छेद करके रखे हैं इन लोगों ने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर है, जहाँ केरल पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे, कर्नाटक तीसरे, आंध्र प्रदेश इस प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आज ये भारत का हृदय प्रदेश, भारत माँ का हृदय प्रदेश जो है, आज मध्य प्रदेश शिक्षा के स्थान में 15वें स्थान पर अपना स्थान प्रदान कर रहा है। कहाँ गए वो लीडर जो आप शिक्षा व्यवस्था को इतनी घटिया और लचर बना रहे हैं? ऐसे भी स्कूल हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर 10 वर्षों से आज बिजली और पंखा पानी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये योजनाएं वहाँ पर संचालित करनी चाहिए। एक और तो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश देश में अव्वल हो रहा है, शिक्षा स्तर सुधर रहा है, वहीं दूसरी ओर रिजल्ट आता है तो टीकमगढ़ जिले को 52वां स्थान प्राप्त होता है। देखिए, अगर आंकड़ों में जाएंगे आप तो आंकड़ों में अभी मध्य प्रदेश में 15वां स्थान है। आंकड़ों में है, जमीनी स्तर पर पता नहीं है, शायद आप भी इसको और अच्छे तरीके से चेक कर लें। ये आंकड़ों की बात है, आपको प्रथम और दूसरे तीसरे स्थान पर लाने की बहुत जरूरत है। राजस्थान देख लीजिए, दूसरे स्थान में है शिक्षा में पूरे भारत में। पहले नंबर पर केरल और दूसरे नंबर पर राजस्थान आपके जस्ट सटा हुआ लगा है। लेकिन ये हृदय प्रदेश जो मध्य प्रदेश है ये 15वें स्थान पर, क्योंकि यहाँ की जो लचर व्यवस्था है इस देश के अंदर, भाई साहब 545 आपके सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मध्य प्रदेश में 230 आपके एमएलए बनते हैं। इस प्रकार से जो 29 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो एमएलए हैं, इनकी संख्या कुल टोटल मिलाकर देखी जाए तो 2000 के पार होती है। इन 2000 नेताओं के जो बच्चे अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड यूनिवर्सिटी और अमेरिका जैसे देशों में पढ़ रहे हैं, और जो बोलते हैं कि हमें स्वदेशी शिक्षा लानी है, संस्कृत बढ़ाना है, संस्कृति को बढ़ाना है, खुद अपने बच्चों को इंग्लिश स्टेडियम में और विदेशों में पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो किसान मजदूर के बच्चे हैं वे यहाँ पर ये दोहरी शिक्षा का शिकार हो रहे हैं। ये कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम बना लेते कि कम से कम नेताओं के बच्चे यहाँ पढ़ लेते। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एमपी और एमएलए ने अपने ही बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की। आप किसके नाम बताएं? शिवराज सिंह जी के पुत्र हैं, वो विदेश में पढ़ते हैं। ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र जो है विदेश में पढ़ते हैं। अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो पूर्व विधायक के भतीजे की लड़की जो है विदेश में पढ़ती हैं, और इतने कितने बताएं। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो हिंदी तो पढ़ाएंगे ना। देखिए, राष्ट्र जो है वो अपने समर्पित है, राष्ट्र संविधान का चलेगा। ये भारतवर्ष है, यहाँ सभी पंथों धर्मों के लोग रहते हैं और सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। यह देश सिर्फ एक अंग्रेजों से नहीं, मुगलों से भी आज़ाद हुआ, और जितने भी यहाँ पर जो वामपंथी आए सबने यहाँ पर राज किया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने एकदम से निचोड़ करके यहाँ खून पसीना लगाया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती। आज ये भारत है और यहाँ भारत राज है, संविधान चलेगा। समाज में शिक्षा का स्तर कम होने पर आप जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि वो होता है जो क्षेत्रीय होता है और क्षेत्र में गांव-गांव जाकर वो उसका जायजा कर सकता है। अगर आप व्यक्तिगत विकास देखेंगे तो शिक्षा का विकास कभी संभव नहीं है। क्या हमें
हम अधिकार मांगने की बात करते हैं, हम किसी संगठन या मोर्चे के नीचे काम कर रहे हैं और हम सरकार से अधिकार मांगने की बात करते हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा कर्तव्य करने का होता है। हम अधिकार बोलते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे भी वंचित हो जाते हैं। क्या हम करते हैं? क्या हम कभी सरकारी संस्थाओं में जाकर के ये देखते हैं कि जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, करा रहे हैं, इसका जायजा लेते हैं? कभी आज तक नहीं। जबकि उन शिक्षकों को 70 से 80 हज़ार रुपये लगभग तनख्वाह मिल रही है, वो भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके बच्चों के माता पिता खुद नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। 70,000 पाने वाला शिक्षक भी अपने बच्चों को 7,000 के टीचर से शिक्षा दिलवाता है। वो क्या है, एक्चुअल में हमने बताया ना, पूरा ये सिस्टम का खेल है। अगर आप एक व्यक्ति पर थोपेंगे तो निश्चित रूप से ये गलत होगा। ये पूरे सिस्टम का खेल है, इसलिए ये सिस्टम के लिए काम हो रहा है। अगर बदलना है तो सबसे पहले अपनी विचारधारा को बदलना होगा। सकारात्मक जनप्रतिनिधि जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का बदलाव होगा, सिस्टम का बदलाव होगा, रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी और तमाम प्रकार के साधन बढ़ेंगे। बस।